अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ। अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। दोस्तों ये सिर्फ पानी नहीं था, ये बहते हुए घर, डूबते हुए स्कूल, बिखरते हुए ख्वाब और लाखों लोगों का पूरा मुस्तकबिल था। हर लहर अपने साथ एक कहानी लेके जा रही थी। कहानी किसी माँ की जो अपने बच्चों को कांधों पे उठाए भाग रही थी। कहानी किसी किसान की जिसकी साल भर की फसल एक रात में ही मिट्टी बन गई। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो हालिया सैलाब जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को हिला के रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये तबाही होती क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अगले तूफान का इंतज़ार कर रहे हैं या उसके आने से पहले कुछ कर भी रहे हैं? दोस्तों अक्सर आप सुनते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। चलें ब्रेन नामक की इस वीडियो में हम इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग असल में है क्या। ग्लोबल वार्मिंग एक का जो सिंपल मतलब है, ज़मीन का औसत दर्जा हरारत यानी कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। मगर सवाल है कि क्यों, कैसे? क्योंकि हम हवा में ऐसी गैसेस को बढ़ा रहे हैं जो गर्मी को स्पेस में जाने नहीं दे रही, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये गैसेस एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, गर्मी अंदर रखती हैं और फिर हमारा प्लैनेट धीरे धीरे गर्म होता रहता है। रिजल्ट, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा हीट वेव, ज़्यादा फ्लड्स। दोनों मुल्कों का ग्रीन हाउस गैस इमिशन दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है, ये बात सच है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का नुकसान इन्हीं गैर मुतनासिब तरीक़ों से हो रहा है जो कि दोनों मुल्कों में है। दोस्तों सोचे, पाकिस्तान 2022 में सिर्फ एक फ्लड से अपनी इकॉनमी का 2.2% गवा बैठा था। लाखों लोग बेघर हुए, वो अलहदा थे। फसलें, सड़कें, पुल, बिल्डिंग्स, जो तबाही आई वो उसके अलावा थी। इंडिया में भी आसाम, बिहार और केरला जैसे इलाके हर साल बारिश और फ्लड की वजह से डूबते हैं, पुल टूट जाते हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तक खो देते हैं। नेचर हमें बार बार सिग्नल दे रही है और इस बार ये सिग्नल सिर्फ हल्की सी वार्निंग नहीं बल्कि फुल वॉल्यूम पे चीखती चिल्लाती हुई अलार्म वाली घंटी बन गई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी बात की थी गैस इमिशन की। जिनको नहीं पता मैं उनको मिसाल देके समझा देता हूं कि सोचें अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और कोई अंदर से आग लगा देता है। आग की जो गर्मी है और जो धुआं है वो धीरे धीरे कमरे को भर देते हैं और गर्मी बाहर निकल ही नहीं पा रही क्योंकि कमरा तो चारों तरफ से बंद है। तो इमिशन भी कुछ ऐसा ही है। इंसान अपनी फैक्ट्रीज, गाड़ियों और बिजली बनाने के जो तरीके हैं उनसे हवा में ऐसी गैसेस का इखराज कर रहा है जो गर्मी को फंसा लेती हैं और फिर क्या होता है कि ये ऊपर उसको जाने नहीं देती, जिससे जो ज़मीन को ये क्या करती हैं कि क्लोज ओवन टाइप बना देती हैं जिसमें टेम्परेचर बस बढ़ता ही जाता है। दोस्तों सैलाबों का ब्लेम सिर्फ बारिश को नहीं दें। इस पिक्चर में 3 मेजर कल्प्रिट्स हैं, जिसमें एक मॉनसून का पैटर्न है जो अनस्टेबल हो जाता है। मगर इससे पहले हम समझते हैं मॉनसून को। मॉनसून असल में एक सीजनल हवाओं का सिस्टम है जो हर साल समंदर से पानी उठाकर जमीन पर बरसाता है। ये हवाओं की डायरेक्शन बदलने से होता है, यानी हवाएं गर्मियों में समंदर का से जो मॉइस्चर है उससे भरे हुए बादल साउथ एशिया पे लाती हैं और फिर तेज बारिश बनकर वो बादल बरस जाता है। यानी कि अब ये एक पैटर्न है ना जो बारिश बरसा रहा है। तो अब इसका जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है? नॉर्मल मॉनसून एक फिक्स रिदम फॉलो करता है, एक फिक्स रिदम। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस ने इस रिदम को बिगाड़ दिया है। कभी इतनी तेज बारिश होती है कि जमीन ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती,
और कभी महीनों तक एक ड्रॉप भी नहीं गिरता। ये गैर मुतवक्का सिस्टम फ्लड का सबसे पहला ट्रिगर बन जाता है। दोस्तों, दूसरी वजह है हिमालय और कराकोरम में ग्लेशियर का फास्ट मेल्टिंग। यानी कि हिमालय और कराकोरम जो ग्लेशियर हैं वो दुनिया के 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टोर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर नॉर्मल से 40% ज़्यादा स्पीड में पिघल रहे हैं। नदियों में एक्स्ट्रा पानी इन्हीं वजहों से आ रहा है। जब ग्लेशियर मेल्ट और मॉनसून रेन एक साथ हो गए, यानी कि इधर से ग्लेशियर पिघल के नदियों में पानी आया और ऊपर से मॉनसून की रेन जो कि मुतवक्का थी इतनी, और वो हो गई इतनी सारी, तो ये दोनों जो मिल गए तो क्या हुआ कि नदियों ने अपने किनारे को तोड़ दिया, यानी कि सैलाब। दोस्तों, तीसरी इसकी वजह है लोकल प्लानिंग की कमी, जिसमें इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, ड्रेनेज ब्लॉकेज हैं, जंगल हम मुस्तकिल काट रहे हैं। ये जो शहर आप देख रहे हैं, जो हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया है, जमीन के ऊपर इतना सीमेंट और टाइल बिछा दिए कि बारिश के पानी ऑब्जर्व करने का कोई चांस ही नहीं बच रहा। रेन वाटर का नेचुरल रास्ता हमने बिल्डिंग, रोड और इल्लीगल प्लाजा से ब्लॉक कर दिया है। ड्रेनेज लाइनों में प्लास्टिक का कचरा, शॉपिंग बैग्स और वो सब कुछ जो हमने फेंक देते हैं जानबूझकर, कभी अनजाने में। फिर जब 1 घंटे की तेज बारिश होती है तो होता क्या है, सड़कों पर पानी नहीं होता बल्कि छोटी छोटी नदियां आ जाती हैं। और ये नदियां कुछ मामूली तो नहीं होती, अपने साथ गाड़ियां, मोटर बाइक्स और कभी कभी तो इंसानों तक को भाग ले जाती हैं। दोस्तों, ये सच है कि ये सब कुछ इनकी वजह से, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से हो रहा है, मगर इस तबाही के कसूरवार से बारिशें या गवर्नमेंट का सिस्टम तो नहीं है। हम सब नहीं हैं क्या इसके जिम्मेदार? अपने कचरे से, अपनी बेपरवाही से और अपने शहरों को पानी की कुदरती जो रास्ते हैं उनको काट कर हमने खुद ही तो आफत बुलाई है। दोस्तों, साइंस कह रही है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हवा ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड करती है। ये साइंस कह रही है। गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा कि हवा अपने अंदर जो मॉइस्चर है उसको बढ़ा देगी। जब ये मॉइस्चर इकट्ठा होकर बारिश बनाती है तो बारिश बहुत इंटेंस हो जाती है। ऑब्वियसली मॉइस्चर ज़्यादा है, यानी कि छोटी मुद्दत में बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है। 2022 में पाकिस्तान में जो सैलाब आया था इसका क्लियर एग्जाम्पल है। सिर्फ सिंध के कुछ इलाकों में नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इससे पूरे मुल्क में तबाही मच गई थी। 33 मिलियन लोग, 33 मिलियन लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे। घर, फसलें और सड़कें पानी में डूब गई थी। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 में। आप याद करें कि केरला में जो बहुत तेज बारिश और ग्लेशियर मेल्ट ने मिलकर तबाही मचा दी थी सैलाबों ने। सिर्फ उस एक सैलाब में 483 लोगों की जान चली गई थी। दोनों केसेस में पैटर्न सेम था। आप इंडिया को ले लें, आप पाकिस्तान को ले लें, पैटर्न सेम था। पैटर्न क्या था जी? क्लाइमेट चेंज हुई, क्लाइमेट चेंज हो गई। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज होने से ज्यादा गर्मी हुई। अच्छा जी, ज्यादा गर्मी हुई। अब क्या हुआ? उससे क्या हुआ? ग्लेशियर तेजी से पहले जो पिघलना शुरू हो गए, हवा में मॉइस्चर ज्यादा हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उससे हुआ ये कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो हमने खुद एक नेचुरल जो सिस्टम था उसको हमने टच किया, छेड़ा, उसमें छेड़छाड़ की और नतीजा हमारे सामने है। और अगर दोस्तों आपको ये मेरी बात समझ में आ गई तो इसका मतलब हमको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ कि यार अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिर्फ दुआ तो नहीं है कि बस सैलाब आए और आप इस्तग़फ़ार लेके बैठ गए और जो ऊपर वाला है उससे मांगना शुरू कर दें। जिसको भी आप मानते हैं उससे आप मांगना शुरू कर दें कि हमें इस आफत से निकाल। ये ज़रूरी है, मैं इसको खिलाफ नहीं हूँ, दुआ ज़रूरी है, लेकिन एक्शन भी तो चाहिए उसके साथ। एक्शन जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम तो हम डेवलप कर सकते हैं ना, ताकि लोग टाइम पे सेफ तो हो सकें और रेस्क्यू टीम्स को पहले से पता हो कि किस इलाके में कितनी तैयारी चाहिए, ताकि वो वक्त से पहले तैयार रहें। नदियों के जो किनारे हैं उसको मजबूत बनाना पड़ेगा और पानी का फ्लो कंट्रोल करने से शहरों और गाँवों में सैलाब का पानी तो कम से कम नहीं आएगा अगर हमने इतना ही काम कर लिया। लोकल कम्युनिटीज के लिए इमरजेंसी ड्रिल और फ्लड शेल्टर कम से कम साल भर नहीं तो जब आपको पता हो कि फ्लूड आने वाला है या इस तरह की कोई इमरजेंसी आने वाली तो कम से कम उससे कुछ पहले तो करवा दें। लोगों को पता तो हो, हर आदमी को पता हो कि फ्लड आने पर कहाँ जाना है, क्या करना है, अपना घर, अपने बच्चों को कैसे बचाना है। इंडिविजुअल लेवल पर पानी सेव कर लें, यही कर लें।
दरख्त बिल्कुल ना काटें बल्कि उनकी तादाद में इजाफा कर दें। ये तो हम कम से कम उनको उस ड्रिल में समझा सकते हैं ना। उनको ये तो बता सकते हैं ना कि ग्रीनरी फ्लड्स का रिस्क कम करती है। कोई अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दें कि भाई कचरा जो है वो ट्रेन में मत फेंकें, क्योंकि ब्लॉक हो जाते हैं ट्रेन का रिस्क तो वो और बढ़ा देते हैं, क्योंकि पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती है। जंगलात की बहाली को यकीनी बनाएं, वेटलैंड्स रिस्टोर करें। जंगल वापस लगाना और वेटलैंड बचाने से जमीन पानी सोख लेती है। स्कूल्स में क्लाइमेट एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें ताकि अगली जनरेशन को शुरू से क्लाइमेट का सेंस मिलता रहे। दोस्तों, अगर हमने सिर्फ इतनी सी बातें भी हमने कर ली ना सही अपनी, तो कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आएगी और हो सकता है कि हम इस आपद से बाहर ही आ जाएं। दोस्तों, ब्रेननामा इस बारे में क्या सोच रहा है? यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक बॉर्डरलेस प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स या किसी भी और मुल्क की पॉलिटिक्स से तो कम से कम बाहर है, क्योंकि ये ग्लोबल मसला है। इसका असर हर इंसान पे होता है, हो रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। और हाँ, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो या कहीं भी और की हो, वो सिर्फ अवेयरनेस पैदा कर सकती है दोस्तों। बाकी काम जैसे कि हम खुद अपने दरख्त ना काटें या कचरा ट्रेन में ना फेंकें, ये किसी कानून या डंडे से नहीं करवाए जा सकते। आप खुद फैसला करें, क्या कोई चांद से उतरकर हमें मना करेगा कि दरख्त मत काटो, या कोई मार्च से आकर समझाएगा कि प्लास्टिक और शॉपिंग बैग ड्रेन में कम से कम ना डालो? दोस्तों, ये जिम्मेदारी हम सब की है। हमें खुद अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, खुद अपनी जिंदगी में अमल करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ सही हो सकता है। दोस्तों, मैं एक हदीस का मफहूम सुनाता हूँ। सफाई निफ्स ईमान है। मतलब सफाई सिर्फ एक काम नहीं है, एक जॉब नहीं है, एक डेली रूटीन का कोई वर्क नहीं है, बल्कि ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। निफ्स मतलब आधा। दोस्तों, अगर हमने इस हदीस पर गौर कर लिया, तो सिर्फ इस हदीस पर, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ना मैं ना कोई और दूसरा कभी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूरत को महसूस करेगा, क्योंकि हम सब मिलकर अपना फर्ज अदा कर चुके होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं अपनी कैपेसिटी में अवेयरनेस दे दूँ आपको कि ये जो मसला आज हमें चंद शहरों, चंद इलाकों में नजर आ रहा है, ऐसा है नहीं। ये हमारी नस्लों को बर्बाद करने जा रहा है। आज अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोली, होश के नाखून नहीं लिए, तो ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये इन सरहदों को नहीं देखेगा। ये सिर्फ तबाही मचाएगा। हमें खुद भी बचना है, अपने पड़ोसियों को भी बचाना है, अपने बराबर वालों को भी बचाना है। हमें सबकी फिक्र करनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है ब्रेननामा। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी हर वीडियो होती है एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।